नमस्ते। आज की वीडियो कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग 1 में से गलता लोहा जो कि शेखर जोशी द्वारा लिखा गया है, इसका पढ़ेंगे हम दूसरा भाग। पहला भाग हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और शेखर जोशी का व्यक्तित्व भी हम पढ़ चुके हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं मोहन, जो कि एक बहुत होशियार लड़का है। वंशीधर मोहन के पिता हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। रमेश शहर में नौकरी करता है। धनराम मोहन का सहपाठी और मित्र है। मास्टर त्रिलोक सिंह, जो कि मोहन और धनराम को कभी पढ़ाते थे। तो पहले हम इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कारणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम देख ही लेते हैं क्योंकि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते हुए उस मनोदशा तक पहुंच जाता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गल कर एक नया आकार ले रहा हो। जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें जातिगत विभिन्नता बताई गई है। एक टोला लोहार का है और दूसरे लोग हैं पुरोहित, जो कि यजमानी का काम करते हैं, पुरोहिताई का काम करते हैं। और अक्सर जो पुरोहित होते हैं वो नीच जाति के लोगों के साथ ना तो वहाँ जाते हैं और ना बैठते हैं। यहाँ तक कि कहानी में पहले आप पढ़ चुके हैं कि मोहन एक बहुत होशियार लड़का है, लेकिन उनके गांव में प्राइमरी से आगे का स्कूल नहीं है। पिता ने अगर पहाड़ी के दूर उसे भेजना भी चाहा तो एक बार बाढ़ आने के कारण मोहन बड़ी मुश्किल से बचा, इसलिए पिता उसे नहीं भेजना चाहते दोबारा। और चिंतित बहुत है कि एक होशियार लड़का इस तरह से कहीं अपनी प्रतिभा को खो ना बैठे, इसलिए इतना चिंतित है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो कि वो आगे के लिए पड़ जाए। अब उन्हीं दिनों रमेश नाम का एक युवक लखनऊ से गांव आया। रमेश रहने वाला तो उसी गांव का था, लेकिन वह लखनऊ में एक क्लर्क की नौकरी करता था और वहीं पर रहता था। रमेश ने मोहन के पिता वंशीधर से सहानुभूति प्रकट की। जब रमेश गांव में आया तो पंडित वंशीधर उनसे मिले, तो रमेश ने मोहन के पिता से सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि उसे लखनऊ भेजने का आग्रह किया। यानी उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो आप मेरे साथ इसे लखनऊ भेज दीजिए, और ये भी कहा कि जहाँ मेरे घर में 4 प्राणी हैं वहीं एक और बढ़ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मोहन को वो शहर में ले गया। और मोहन शहर में रह करके अच्छी पढ़ाई कर सकेगा, ये बात भी उन्होंने कही। वंशीधर को तो जैसे भगवान मिल गया हो, क्योंकि वो तो यही चाहते थे कि कोई ऐसा मिल जाए जो कि मेरे बच्चे की पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। उन्होंने रमेश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि मोहन को आगे की पढ़ाई के लिए उसके साथ लखनऊ भेज दिया जाए। और इस तरह से रमेश, जो कि लखनऊ में रहता था, अपनी छुट्टियां गुजार कर वहाँ पर आ गया, लखनऊ आ गया और साथ में मोहन को भी लेकर आ गया। अब शुरू होता है मोहन के जीवन का दूसरा अध्याय। रमेश मोहन को पढ़ाई के नाम पर शहर ले तो गया था, लेकिन वहाँ उसके घर में मोहन की हैसियत एक नौकर से अधिक नहीं रही, क्योंकि वो उसे नौकरों की हैसियत देता था। और मोहन भी यह बात समझता था, क्योंकि मोहन छोटा तो था नहीं, इसलिए वो बात समझता था। वह दिन भर घर की महिलाओं का काम करता था और बचे हुए समय में अपनी पढ़ाई करता था, क्योंकि महिलाएं जो घर की थी, कभी पोछा लगाओ, कभी झाड़ू करो, कभी बर्तन करो और कभी बाज़ार से सामान लेकर आओ, ये सारी बातें वो करती रहती थी। मोहन केवल एक घर की महिलाओं का ही नहीं, अपितु पड़ोस की महिलाओं के लिए भी वो एक घरेलू नौकर बन गया था। बड़े ही साधारण स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया गया।
घरेलू काम के बोझ और स्कूल के नए माहौल के कारण गांव का होनहार बालक मोहन शहर में उतना अच्छा नहीं कर पाया जितना कि वो गांव में करता था। गर्मी की छुट्टियों में भी कभी कभार ही मोहन अपने गांव जा पाता था, नहीं तो रमेश मोहन के पिता को यह संदेश दे देता था कि अगली कक्षा की तैयारी के लिए उसे लखनऊ में ही रहना पड़ेगा। किस लिए रहना पड़ेगा? क्योंकि अगर वो उसे गांव भेज देता तो दो बातें थी। एक तो कि मोहन सारी सच्चाई कहीं वहाँ बता ना दे गांव जाकर, और दूसरा उनके घर का काम कौन करेगा, अर्थात जो घरेलू नौकर की वो उन्होंने हैसियत बना रखी थी वो घर का काम कौन करेगा। इसलिए वो मोहन को वहाँ जाने ही नहीं देते थे। मोहन ने भी परिस्थितियों से समझौता कर लिया था और घर वालों को भी असलियत बताकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ाने के लिए रमेश का परिवार भी आगे उत्सुक नहीं था। जब बेरोजगारी का तर्क देकर उसे तकनीकी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया, वह पहले की तरह घर और स्कूल के कामों में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष के बाद उसे कारखानों के चक्कर भी काटने पड़े। वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी। मोहन के पिता वंशीधर को जब ये सारी बातें चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस तरह से रमेश उनके बेटे को एक नौकर बनाकर वहाँ ले जाएगा। अपने होनहार बेटे को लेकर देखे गए उसके स्वप्न सारे धूल में मिल गए थे, मिट्टी में मिल गए थे, लेकिन वह अपने दुख को किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर सकता था। उन्होंने गांव भर में यही कह रखा था कि उनका बेटा शहर में पढ़ रहा है और एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा, क्योंकि उसे अपने बेटे के बड़ा अफसर बनने की उम्मीद थी। जब उसे वास्तविकता का पता चला तो वो अपना सिर पीट कर बैठ गए। जब धनराम ने भी उनसे एक बार पूछा था, वंशीधर से बात पूछा था कि मोहन के बारे में, तो उन्होंने भी मोहन की जल्दी ही नौकरी लगने की बात बताई थी। हालांकि धनराम को वंशीधर की बातों पर विश्वास था, क्योंकि बचपन से ही मोहन पढ़ने में अच्छा था और मास्टर त्रिलोक सिंह भी उसकी सराहना बार बार करते थे। तो यह रही धनराम और मोहन के बचपन से लेकर अब तक की कहानी। आइए अब चलते हैं धनराम की भट्टी पर, जहां मोहन और धनराम आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्योंकि बाद में मोहन और धनराम, जब मोहन अपने हसुआ लेकर जाता है उसे कुंद लगवाने के लिए, तो वो आपस में वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। कुंद लगवाने के लिए भी वो लोहार की भट्टी पर जाता है। इस तरह से होती है लोहार की भट्टी, जहाँ पर वो लोहे को गलाते हैं। बातें करते हुए धनराम और मोहन काफ़ी देर तक अपनी बचपन की यादों में खोए रहे। अचानक धनराम को याद आया कि ब्राह्मण टोले के लोग तो शिल्पकार टोले में प्राय आते ही नहीं हैं, और अगर आना भी पड़े तो खड़े खड़े ही काम निपटा कर चले जाते हैं। लेकिन मोहन तो वहाँ पर काफ़ी देर से बैठा हुआ था, बल्कि वो तो वहाँ जो खाली कनस्तर पड़ा था उसके ऊपर बैठ रहा था और धनराम के काम को बड़ी गौर से देख भी रहा था। धनराम अपनी भट्टी पर एक लोहे के टुकड़े को गर्म करके उसे गोल बनाने की कोशिश कर रहा था, किंतु काफ़ी देर से वह इस काम को ठीक ढंग से कर नहीं पा रहा था। इस तरह से उसे गोलाई कराने की कोशिश तो कर रहा था वो, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था, क्योंकि बार बार वो अपने काम में असफल हो रहा था। मोहन इस काम को बड़े गौर से देख रहा था। अचानक वह धनराम के पास गया और उसके हाथ से हथौड़ा लेकर उस लोहे के टुकड़े को बड़ी नपी तुली चोट मारते हुए अच्छी तरह से गोल बना दिया। यह सब इतना जल्दी से हुआ कि धनराम कुछ समझ ही नहीं पाया कि यह हो क्या रहा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का नहीं कि मोहन ने यह काम बड़ी कुशलतापूर्वक कर लिया था, बल्कि इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि एक ब्राह्मण का बेटा होकर मोहन ने यह लोहार का काम कैसे सीख लिया, क्योंकि लोहार का काम तो लोहार ही सीख सकते हैं। मोहन ने यह काम कैसे सीख लिया, उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था इस बात का। इधर मोहन अपने काम को बड़े अच्छे और गौर से देख रहा था। उसे इस बात का संतोष तथा खुशी थी कि उसने इतनी कार्यकुशलता के साथ इस लोहे के टुकड़े को सुंदर और गोल बना दिया है। उसके मन में धनराम के प्रति कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं थी।
बल्कि अपने काम के प्रति प्रशंसा पाने का भाव था। उसका ये भाव था कि धनराम मुझे कहे कि वाह, तुमने तो बड़ी जल्दी ये काम कर दिया। इस प्रकार बदले हुए परिवेश और परिस्थितियों के कारण एक ब्राह्मण का बेटा होते हुए भी मोहन को लोहारगिरी का काम करना न केवल करना पड़ा, बल्कि धनराम के साथ बैठकर अपने जातिगत अभिमान का परित्याग भी करना पड़ा। तो इस प्रकार से यह कहानी बदली हुई परिस्थितियों में जातिगत अभिमान के गलने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। और मोहन, जो कि उसकी आंखों में एक चमक थी, यह चमक नहीं कि वो जातिगत अभिमान को नहीं मानता, बल्कि चमक थी, एक सर्जक की चमक थी उसकी आंखों में, एक सर्जक की चमक थी। जिस प्रकार से एक व्यक्ति किसी नई चीज की सृजना कर देता है, तो मोहन की आंखों में भी एक प्रकार की सर्जक की चमक थी। तो बच्चों, ये था इस पाठ की पूरी कहानी। अब इस पाठ को आप दोबारा से पढ़कर इसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को याद कीजिए। धन्यवाद।